नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुरिया। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने श्री काली मठ मंदिर महाकाली मंदिर का वीडियो पोस्ट किया। सीएम ने लोगों को दर्शन करने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आए तो इस दिव्य मंदिर के दर्शन जरूर करें। अत्यंत पवित्र एवं प्राचीन शक्तिपीठ, असुरों का संहार करने के बाद मां काली यह हुई थी लीन। तो ये धाम श्रद्धा के साथ दिव्य, अद्भुत और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। तो अपनी पोस्ट के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मां काली के इस दिव्य मंदिर को लेकर यह पोस्ट किया, जिसमें लोगों को सलाह दी कि अगर उत्तराखंड आए तो इस दिव्य मंदिर के दर्शन जरूर करें। तो कहा जाता है कि असुरों का संहार करने के बाद मां काली यहीं पर लीन हो गई थी। यह धाम श्रद्धा के साथ दिव्य, अद्भुत और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स हैंडल पर यह पोस्ट किया। और सभी से मां काली के मंदिर में दर्शन पूजन करने की अपील भी की। तो उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि उत्तराखंड आए तो इस दिव्य मंदिर के दर्शन जरूर करें। तो अत्यंत प्राचीन और पवित्र मां काली का ये मंदिर, जिसको लेकर ये पोस्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। सीएम ने लोगों से अपील की कि वो इस मंदिर में दर्शनों के लिए जरूर जाएं। तो मां महाकाली मंदिर का वीडियो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। तो सीएम धामी ने पीवी नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। सीएम ने एक्स पर पोस्ट किया। नरसिम्हा राव को याद कर सीएम ने पोस्ट में लिखा कि आपके कार्य हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। भारत आर्थिक दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है और नरसिम्हा राव की दिशा पर देश विकास की राह पर चलता हुआ नजर आ रहा है। तो पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए। उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से लिखा कि भारत आर्थिक दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है। नरसिम्हा राव की दिशा पर देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीवी नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के मौके पर उन्होंने उन्हें शत शत नमन किया। और सीएम ने एक्स हैंडल पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने नरसिम्हा राव को याद करते हुए लिखा कि आपके कार्य हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत से आगे वो निकल गए हैं और पंडित नारायण दत्त तिवारी के नजदीक पहुंच गए हैं। तो बीजेपी में अब तक का सबसे लंबा सीएम का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया है। 3 साल 358 दिन का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। तो त्रिवेंद्र रावत को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 साल 357 दिन तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। तो उत्तराखंड के इतिहास में दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम वो बन गए हैं। पहले स्थान पर कांग्रेस के पंडित नारायण दत्त तिवारी रहे। पंडित नारायण दत्त तिवारी ने 2002 से 2007 तक का कार्यकाल पूरा किया था। तो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के लिए मील का पत्थर पुष्कर सिंह धामी साबित हो रहे हैं। तो सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले तो दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बन गए हैं। 3 साल 358 दिन का कार्यकाल पूरा कर त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीछे छोड़ दिया है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 साल 357 दिन तक उत्तराखंड में सीएम रहे थे। वहीं उत्तराखंड के पीपीपी मोड वाले अस्पतालों पर अब सख्ती होगी। तो देहरादून ने 12 प्राथमिक केंद्र पीपीपी मोड पर संचालित मानकों के अनुसार सुविधाएं नहीं देने पर उनका अनुबंध खत्म करने की बात कही है। पीपीपी मोड पर सरकारी अस्पतालों
को जो चलाया जा रहा है उस पर डीएम का सख्त रुख देखने को मिला है। तो प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट को निरीक्षण के निर्देश दे दिए गए हैं। पीपीपी मोड या सार्वजनिक निजी भागीदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर किसी परियोजना या सेवा को विकसित और संचालित करते हैं। ये एक दीर्घकालिक समझौता होता है जहां निजी क्षेत्र निवेश, विशेषज्ञता और प्रबंधन प्रदान करता है, जबकि सरकार पर्यवेक्षण और नियामक सहायता देती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? पीपीपी मोड पर संचालित होने अस्पताल पर अब सख्ती बरतने की बात निकलकर सामने आ रही है। देखिए साहिल, जिस तरह से उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो संचालित पीपीपी मोड पर जो अस्पताल है उनमें अब सख्ती बढ़ती जा रही है। अगर हम देहरादून की बात करें तो देहरादून में कुल 12 जो प्राथमिक केंद्र हैं वो मोड पर संचालित किए जा रहे हैं। समीर बंसल की तरफ से ये कहा वहाँ पर सुविधाएं बेहतर मानकों के अनुसार नहीं दी गई हैं वो, तो उनका जो अनुबंध है यानी जो पीपीपी मोड में जो अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं तो उनका अनुबंध खत्म किया जाए। तो इसी को लेकर के लगातार जिलाधिकारी जो हैं वो लगातार अस्पतालों का निरीक्षण भी कर रहे हैं और इस तरह की उनके सामने जो दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि कई दफा ये होता है कि जो लोग हैं उनको काफी परेशानियां हो रही हैं, जिस वजह से ये माना जा रहा है कि जो तो अनुबंध के द्वारा जो अस्पतालों के साथ अनुबंध सरकार के साथ जो अनुबंध किया गया था उसके आधार पर जो अस्पताल है वो मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो आप ऐसे रडार पर रहेंगे और शर्तों पर लागू करना जो शर्तें हैं तो अगर आगे नहीं बढ़ता है तो उनका जो अनुबंध है वो खत्म कर दिया जाएगा। हरीश, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से अधिकारियों को निर्देशित भी यहाँ पर कर दिया गया है कि तमाम जो पीपीपी मोड पर संचालित होने वाले अस्पताल हैं उनका निरीक्षण यहाँ पर करें। 12 प्राथमिक ऐसे जो अस्पताल हैं जो पीपीपी मोड द्वारा संचालित किए जा रहे हैं उनको चिन्हित भी यहाँ पर किया गया है और जल्द ही इनका निरीक्षण की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, जो जिलाधिकारी की तरफ से जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको नामित किया गया है और ऐसे में निरीक्षण करने के लिए कहा गया है। 12 अस्पताल हैं जो पीपीपी मोड में संचालित किए जा रहे हैं और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अब उनको जो शिकायतें यहाँ पर लोगों के द्वारा मिली थी जिलाधिकारी को, उसके आधार पर अब एक यहाँ पर जो चीजें हैं वो देखती दी जा रही हैं और साथ ही साथ उनका निरीक्षण करने के बाद अगर उनमें अन्यताएं पाई जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि उनसे कार्रवाई की जाएगी। न केवल कार्रवाई बल्कि जो अनुबंध सरकार की तरफ किया गया है उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल, और जिस तरीके से हरीश हम लगातार देख रहे हैं कि तमाम व्यापक कदम यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मानकों को लेकर भी सख्ती यहाँ पर बरती जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग अस्पतालों में पहुँचे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जा सके और किसी भी तरह की परेशानियों का सामना उन्हें न करना पड़े, और उस लिहाज से ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हरीश, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? हरीश, जिस तरीके से ये कदम उठाया जा रहा है कई मायनों में इस कदम को बहुत बेहद महत्वपूर्ण तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोशिश की जा रही है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराई जाएं और उन्हें परेशानी ना हो, उस लिहाज से काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये। निश्चित तौर पर शायद बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है स्वास्थ्य की बहुत चरमराई हुई है प्रदेश में। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो बहुत ज्यादा लोगों के सामने दिक्कतें रहती हैं और जो पीपीपी मोड में जो संचालित जो अस्पताल किए जा रहे हैं उनके साथ कई अनुबंध सरकार ने किए हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो निजी तौर से जो संचालित किए जा रहे हैं उनमें जो लोग हैं जो तीमारदार हैं जो बीमार हैं उनके साथ अगर कोई दिक्कतें होती हैं, कोई परेशानी होती है या उनकी अवैध में जो शर्तें रखी गई हैं अगर वो पूरी नहीं की जाती हैं, लोगों को वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जो मानकों के अनुसार जो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं तो उसके आधार पर जो अनुबंध है वो खत्म करने की बात जिलाधिकारी समीर बंसल की तरफ से की गई है। अगर हम देहरादून की बात करें तो कुल 12 जो प्राथमिक केंद्र हैं वो यहाँ पर पीपीपी मोड में संचालित किए जा रहे हैं और इसके आधार पर जिलाधिकारी की तरफ से एक जो प्रभारी अधिकारी कलेक्टर हैं उनको यहाँ पर नामित किया गया है, वो निरीक्षण करेंगे और उसके बाद ही इस पर सारी जो कार्रवाई होगी वो आगे की जाएगी। चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में बीती देर रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश का केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर बुरा प्रभाव भी पड़ रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग देर रात से सिरोपगढ़ में बंद है, जबकि सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग भी कई स्थानों पर बंद है, जिस कारण केदारनाथ धाम आने जाने वाले यात्री भी जगह जगह पर फंसे हुए हैं। पहाड़ों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। इस बारिश से बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे को जगह जगह भारी नुकसान पहुंच रहा है। हाईवे बंद होने से चारधाम यात्री अत्यधिक परेशान हो रहे हैं। केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग जगह जगह बंद है, जिन कारण से आज केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू नहीं हो पाई है। यात्रियों को जगह जगह रोका गया है। बद्रीनाथ हाईवे भी सिरोपगढ़ में रात से ही बंद है। ऐसे में यहाँ भी हजारों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। फिलहाल बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश में आम जनता के साथ ही यात्री भी परेशान हो रहे हैं। बारिश के बीच हाईवे को खोलने में परेशानी भी सामने आ रही है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरीश खनेडा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश, जिस तरीके से चारधाम यात्रा में अब जो बारिश है वो खलल डालती हुई दिखाई पड़ रही है, लगातार हम देख रहे थे कि तेज़ी के साथ चारधाम यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही थी, लेकिन अब लगातार हो रही बारिश ने आफत यहाँ पर बरपाई हुई है और कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं, यात्रियों को रोका जा रहा है। आज की यात्रा शुरू भी नहीं हो पाई। देखिए साहिल, लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है। देहरादून सहित तमाम जगहों पर बारिश हो रही है। बीती रात से ही लगातार बारिश हो रही है। इस समय भी कई जगहों पर बारिश देखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग ऋषिकेश से बद्रीनाथ की अगर बात करें तो कई जगहों पर बाधित हुआ है। सिरोबगर से लेकर के जो केदारनाथ जाने वाला जो रूट है, सोनप्रयाग और गौरीकुंड के पास भी मलवाने से बंद हुआ है। नंदप्रयाग के पास भी जो मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित हुआ है। इसके अलावा जोशीमठ के कई इलाकों में जो बारिश के कारण कई जगहों पर मार्ग बाधित हुआ है। चारधाम यात्रा पर इसका सीधा सीधा असर दिख रहा है और ऐसे में तमाम जगहों पर जो यात्री हैं उनको रोका भी जा रहा है। उनकी सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग की गई थी और इसके अलावा जो पुलिस और जिला प्रशासन है उनकी तरफ से सुरक्षित जो स्थान है वो तय किए गए हैं, वहां पर लोगों को रोका जा रहा है। और ऐसे में जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता है, जब तक बारिश थम नहीं जाती है या फिर जब तक सड़क पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती है तो यात्रियों को आगे भेजना नहीं होगा। और इसके अलावा जो अभी जो रोड साफ करने का जो कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ की अगर बात करें तो कई जगहों पर बाधित हुआ है, उसे अलग अलग जगहों पर खोला जा रहा है। जेसीबी मशीन और प्रोक्लाइन मशीन के जरिए इसे खोला जा रहा है। तमाम जो एजेंसियां हैं सरकार की वो धरातल पर इस समय काम करते हुए दिख रही है। इसके अलावा जहां पर बोल्डर गिरे हैं उनको भी साफ करने की कोशिश की जा रही है। लंबी लंबी कतारों में लोग फंसे हुए हैं और लोगों को सुरक्षित निकालना भी कहीं न कहीं बड़ी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार की बन जाती है। इसी लिहाज से अब यात्रा की अगर करें तो इस समय कई जगहों पर बारिश हो रही है। चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी जैसी तमाम जगहों पर बारिश देखी जा रही है। और ऋषिकेश की अगर बात करें, ऋषिकेश से बद्रीनाथ हाईवे तो कई जगहों पर बाधित हुआ। यही नहीं, अगर हम गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें तो कई जगह पर ये मार्ग भी बाधित हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसके अलावा गौरीकुंड जो बद्रीनाथ केदारनाथ का मार्ग है वो भी कई जगहों पर बाधित हुआ है। जी बिल्कुल। और हरीश, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य भी यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लेकिन लगातार हो रही बारिश उसमें भी अड़चन पैदा कर रही है। और हम देख रहे हैं कि अमूमन जो समय लगता है राहत बचाव कार्यों में या सड़कों को पुनः स्थापित करने में या फिर तमाम जो अड़चनें हैं उन्हें हटाने में, वो दोगुना यहाँ पर हो जा रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। और ऐसे में जो प्रशासन की टीमें हैं उन्हें भी खासा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए साहिल, क्योंकि बहुत बड़ी मुश्किलें होती हैं तब जब इस तरह की चीजें दिखती हैं, खासतौर पर जो आपदा जैसे हालात जब प्रदेश में बनते हैं। और खासतौर पर अगर हम इधर चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं काफी मुश्किलें जिला प्रशासन के सामने, सरकार के सामने है कि किस तरह से लोगों को सुरक्षित किया जाए और यात्रा भी बेहतर तरीके से चलाई जाए। लेकिन इस समय संचालन की अगर बात करें तो कई जगहों पर बाधित हुआ है मार्ग। अलग अलग जगहों पर, चाहे वो बौचर है, श्रीनगर है, इन जगहों पर लोगों को रोका जा रहा है ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित रह सकें। और ऐसे में जो यात्रा कब तक खुलेगी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि जब तक तो पूरी तरह से रोड साफ नहीं हो जाती है, रूट पूरी तरह से साफ नहीं हो जाता है, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि अगर हम चमोली जैसे इलाकों की अगर बात करें, चमोली या रुद्रप्रयाग जैसे इलाकों की बात करें तो अभी भी यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण ही जो राहत कार्य है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी भी हो रही है। जी
बिल्कुल हरीश, परेशानियों का सामना यहाँ पर यात्रियों को भी करना पड़ रहा है। आम जनमानस भी यहाँ पर इस वक्त लगातार हो रही बारिश से त्रस्त नज़र आ रहा है। और अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो पहले भीषण गर्मी ने लोगों को त्रस्त किया और अब उसके बाद लगातार हो रही बारिश जो है वो आफत बनकर बरस रही है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबरें हैं, लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचने की हिदायत यहाँ पर दी जा रही है। और मौसम विभाग ने तो साफ तौर पर यह भी कह दिया है कि आने वाले कुछ दिनों तक स्थितियाँ जो है वो इसी तरह की देखने को मिलेंगी। कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी आने वाले समय में? देखिए, निश्चित तौर पर साहिल, क्योंकि राहत मिलने की बात भी है, और जिस तरह से जो तमाम जो सरकारी जो एजेंसियां हैं वो जो काम कर रही हैं, आपदा से ग्रस्त जो आपदा जो क्षेत्र हैं वहां पर एजेंसियां जो हैं वो लगाई गई हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। जिला आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। अगले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार इस तरह का मौसम उत्तराखंड में रहने वाला है। मौसम निदेशक जो विक्रम सिंह की जानकारी के अनुसार जो बताया गया है उसमें कई जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। फिर हवाई चलने के साथ साथ जो बिजली चमकने की जैसी भी घटनाएं घट सकती हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए सभी जो एजेंसियां हैं उनको सतर्क रहने के लिए कहा गया। नदी नाले जो हैं वो अपने उफान पर रहें, और ऐसे में जो गंगा किनारे रहने वाले लोग हैं और जो नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनको विशेष तौर पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। चलिए हरीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। तो प्रदेश के कई इलाकों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। तो मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश का पूर्वानुमान है। नैनीताल, उधम सिंह नगर में तेज बारिश हो सकती है। अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 और 30 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन 2 दिन में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में गरज चमक के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार बने हुए हैं। तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका जताते हुए आम लोगों और चारधाम यात्रियों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। बारिश का कहीं ना कहीं जो एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो भी देखने को मिल ही रहा है। रास्तों वगैरह में थोड़े बहुत दिक्कतें लोगों को आ रही है। हालांकि मशीनरी लगी हुई, वो सब रास्ते साथ साथ खोले भी जा रहे हैं। तो यही है कि जो लोग आवागमन कर रहे हैं वो थोड़ा धैर्य रखें, और जहाँ पर रास्ता बंद है या कुछ इस तरह का तो थोड़ी देर जो इंतज़ार करें सेफ जगह पे। जब रास्ते वगैरह खुलते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। तो बारिश तो जो हल्की से मध्यम है, जैसे मैंने बोला, वो लगातार ही वो चलने वाली है। तो हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले में इस बार तेज आवाज वाले डीजे और बड़े वाहनों पर रोक रहेगी। इसके साथ ही भाला, त्रिशूल, बेसबॉल बैट लेकर मेले में पहुंचने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं कांवड़ियों के भेष में पहुंचने वाले हुड़दंगियों से भी पुलिस सख्ती से निपटेगी। बीते शुक्रवार को कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में इंटरस्टेट मीटिंग की गई, जिसमें उत्तराखंड समेत 7 राज्यों के अधिकारियों ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। हरिद्वार के सीसीआर हॉल में उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल और चंडीगढ़ के सीनियर अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। तो मीटिंग के बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन और डीजीपी दीपम सेठ ने मीडिया को ब्रीफ किया। मुख्य सचिव ने कहा कि कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो, इसके लिए पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय मीटिंग की गई है। देखिए, पूरे कोऑर्डिनेशन और शेयरिंग ऑफ इनपुट्स के लिए काफ़ी डायरेक्शंस दिए हैं कि किस तरह से हम अपना कोऑर्डिनेशन और इनपुट्स को शेयर करने में किस तरह से और इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी। अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से हम अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं और कैसे इस व्यवस्था को और सुदृढ़ कर सकते हैं, जिससे कि जो अभी आगामी कांवड़ यात्रा है उसमें जो यात्री आते हैं वो सकुशल अपना कार्य संपन्न कर सकें। कितने राज्यों के आज यहाँ? इसमें आज हमारे जैसे उत्तर प्रदेश के अधिकारी थे, हरियाणा के थे, पंजाब के थे, राजस्थान के थे, दिल्ली के थे। ये लोग, उत्तर प्रदेश के अधिकारी काफी फिजिकली भी प्रेजेंट थे और काफी ऑनलाइन भी थे। पहलगाम की घटना के बाद पहली कांवड़ यात्रा है उत्तराखंड में, किस तरह सुरक्षा की निगरानी किस तरह? तो उस पर भी सारी बातें हो गई कि किस प्रकार से हम सुरक्षा भी बढ़ाना है, किस तरह से जो अगर कोई
एंटी सोशल एक्टिविटीज उसको कैसे कर्टेल करना है, वो सारी बातें हम लोगों ने। देखिए, ये इस महत्वपूर्ण मेले के संचालन के दृष्टिगत जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं और जो हमारे सीमावर्ती जनपद हैं, उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बहुत ही अहम होता है और उसी के तहत आज हमने इस महत्वपूर्ण जो यात्रा रहती है, इसके संवेदनशीलता को देखते हुए सभी बिंदु, चाहे वो सुरक्षा के हों, यातायात के हों, और इस पूरे मेले को जो भीड़ प्रबंधन है, जो कांवड़ियों के लिए सुविधाएं हैं और जो अन्य सुरक्षा से रिलेटेड बिंदु हैं, उन पे बहुत गहन चर्चा भी हुई है और पूरी एक योजना सीमावर्ती राज्यों के साथ तैयार होकर उसका अंतिम रूप दे दिया। आगे बढ़ते हैं। आगामी कांवड़ यात्रा को सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए जनपद मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सभी संबंधित विभागों को 5 जुलाई 2025 तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए, जिससे श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को कांवड़ यात्रियों के लिए निर्धारित पैदल मार्गों की समयबद्ध मरम्मत करने को कहा। साथ ही जरूरत के हिसाब से वैकल्पिक मार्गों की भी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मुख्य सड़कों पर पैचवर्क का काम समय से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। इसमें क्योंकि अभी हमारा कावड़ शुरू होने वाला है और नीलकंठ महादेव मंदिर के आसपास बहुत ही बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो इसको लेकर आज एक विस्तृत बैठक की गई, जिसमें उनको जो सफाई व्यवस्था है उसके संबंध में, जो अस्थायी वहाँ पे विद्युत लाइनें होती हैं, सोलर लाइट्स होती हैं, हमारे जल कनेक्शन होते हैं, और साथ में जो पार्किंग आदि की व्यवस्था होती है, मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाए जाते हैं अस्थायी रूप से डॉक्टर्स के, तो इन सभी चीज़ों पे विस्तृत चर्चा की गई और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि 4 जुलाई के सबके अपने अपने डेडलाइंस भी दिए गए हैं और इनको ये भी निर्देशित किया गया है कि वो रेगुलर रूप में जो भी कार्य चल रहे हैं, चाहे पैचवर्क का काम हो, चाहे ये बिजली अपने सोलर लाइट्स वगैरह लगाने का काम हो, उसको रेगुलरली इसको अपडेट करके हमें यहाँ पे रिपोर्ट भेजते रहेंगे और 4 या 5 जुलाई को हम लोग फिर वहाँ स्वयं जाकर वहाँ पे निरीक्षण करेंगे और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और अगर कोई भी इसमें कमी पाई जाती है तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।